हमारा आज का टॉपिक है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पहले हम पढ़ते हैं शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल, उसके बाद पढ़ेंगे पी ऑर्बिटल्स और फिर हम पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल्स। अब जो शेप है इसका सोल्यूशन हमें मिला था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। अगर हम लेते हैं एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स लेते हैं इलेक्ट्रॉन के विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट ये न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन के हम क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो हमें सोल्यूशन मिला साई, जिसको हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। इसकी अपनी तो कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं थी साई की, इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन जब हमने इसका स्क्वायर किया गया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का, डैट इज इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का जब स्क्वायर किया गया तो इसकी सिग्निफिकेंस थी। ये क्या सिग्निफिकेंस बताता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे क्या है, कम है। तो किसी एक पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखनी है तो हम क्या करेंगे, इस एब्सोल्यूट वैल्यू को, साई का स्क्वायर की वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका स्क्वायर लेते हैं। अब वेरिएशन हम लेते हैं इस साई स्क्वायर को एट अ डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और उसको प्लॉट करते हैं 1s और 2s ऑर्बिटल के लिए। इसको प्लॉट करके देखते हैं। अगर हम इसको लेते हैं इस एक्सिस पे, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आर, ये क्या है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है हमारा ओरिजिन, ये पॉइंट डिनोट करता है न्यूक्लियस को। जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं ये उस डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। और इधर हम प्लॉट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जैसे कि साई स्क्वायर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते हैं इस साइड की तरफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और जब इसको 1s ऑर्बिटल के लिए प्लॉट किया जाता है तो ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके का आएगा। और ऐसे अगर हम इस प्लॉट को 2s ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं, इस एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और यहाँ पे इस एक्सिस पे हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर है। तो इसका कर्व 2s के लिए बिगनिंग में तो सेम आएगा जैसे कि 1s का है, उसके बाद यहाँ पे ये कर्व कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है। ये हो गया हमारे पास 2s का, ये हो गया 1s का। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कर्व आया है, इससे हमें शेप मिल जाएगी 1s ऑर्बिटल की। ये दिखाता है कि जैसे हम न्यूक्लियस के पास हैं तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे है, न्यूक्लियस के पास। जैसे न्यूक्लियस से हम जाएंगे दूर, वैसे वैसे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन कभी भी ये जो है ज़ीरो नहीं होती है। और 2s जब ऑर्बिटल पे प्लॉट करते हैं, 2s इलेक्ट्रॉन्स पे, तो प्रोबेबिलिटी अगेन मैक्सिमम है नियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ये प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके ये ज़ीरो हो जाएगी, मतलब यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर से जब डिस्टेंस बढ़ता है तो ये प्रोबेबिलिटी फिर से इंक्रीज़ होने लगती है, फिर से एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है, और उसके बाद फिर से जो है डिस्टेंस इंक्रीज़ होने से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये जो रीजन हमें मिलता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो आ रही है, उसको नाम देते हैं हम नोड का। ये जो पॉइंट है दिस इज़ नोन एज नोड। द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी इज ज़ीरो इज कॉल्ड द नोड। अगर हम इसको 1s इलेक्ट्रॉन के लिए या 1s ऑर्बिटल के लिए प्लॉट करते हैं तो इसमें कोई भी नोड जो है वो नहीं आ रही थी। अगर 2s के लिए इसको प्लॉट किया गया तो इसमें कितनी नोड्स आई, एक नोड आई। ऐसे अगर हम 3s के लिए अगर प्लॉट करेंगे तो उसमें कितनी नोड्स आ जाएंगी, 2 नोड्स आ जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल जो होती है, s ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस हर डायरेक्शन में क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। इसी वजह से जो s ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप कौन सी होती है, स्फेरिकल शेप होती है। द s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। क्यों स्फेरिकल इन शेप होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है हर डायरेक्शन में क्या होती है, आइडेंटिकल होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस। और दूसरा होता है s ऑर्बिटल के लिए, अगर हम s ऑर्बिटल लेते हैं
तो हम कहते हैं इसकी L वैल्यू क्या है, 0। s ऑर्बिटल के लिए L वैल्यू क्या होती है, 0। अगर L 0 है तो m की वैल्यू भी क्या आती है, 0। m 0 का मतलब ओरिएंटेशन जो होती है s ऑर्बिटल की वो एक ही पॉसिबल है। m वैल्यू क्या बताती है, ओरिएंटेशन ऑर्बिटल्स बताती है। तो इसका मतलब अगर एक ही वैल्यू आ रही है, 0 वैल्यू है, तो s ऑर्बिटल हैज़ ओनली वन ओरिएंटेशन। और ओनली वन ओरिएंटेशन जब हम लेते हैं तो वो शेप सिर्फ एक ही हो सकती है, और उस शेप को क्या कहते हैं, स्फीयर। हेंस जो s ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे स्फेरिकल इन शेप कहते हैं। अब डिफरेंस हम लेते हैं 1s 2s और 3s जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो है डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस इन 1s 2s एंड 3s में है, तो ये s ऑर्बिटल्स ही हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस आता है इन नंबर ऑफ नोड्स में डिफरेंस आता है। दो डिफरेंसेस आते हैं। नंबर ऑफ नोड्स हमने पहले ही पढ़ लिया है कि 1s में जो है कोई भी नोड नहीं होती है, 2s में हमारे पास एक नोड होती है, और 3s में कितनी नोड्स होती हैं, 2 नोड्स होती हैं। तो एक डिफरेंस आ गया इन नंबर ऑफ नोड्स में। दूसरा डिफरेंस हम ले लेते हैं इनके साइज में। 1s ऑर्बिटल का साइज स्मॉल होता है देन 2s का स्मॉल होता है देन 3s। ऐसे हम एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी भी इसी तरीके से आएगी हमारी। एनर्जी 1s की लेस देन 2s लेस देन क्या होती है, 3s। इस ऑर्डर में, मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज और इनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द 1s 2s एंड द 3s ऑर्बिटल्स के बीच में। अब इनमें एक मैं प्रोबेबिलिटी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं 1s 2s और 3s का। जैसे मैंने कहा था 1s पे कोई भी नोड नहीं है, तो एक्चुअल में जो 1s ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप कुछ इस तरीके की आएगी। ये इलेक्ट्रॉन की हम क्या बना रहे हैं, डेंसिटी बना रहे हैं। ये कुछ इस तरीके का बनेगा। इसी तरीके से अगर हम बनाते हैं 2s बनाते हैं, ये न्यूक्लियस 2s का, और 3s बनाते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ज़्यादा है। न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे ये न्यूक्लियस के अराउंड डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। जैसे हम दूर जाएंगे डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इनमें भी न्यूक्लियस के अराउंड डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे दूर जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बिल्कुल ही नहीं है। और उस पॉइंट को नाम क्या दिया हमने, नोड का। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, नोड है। ये 1s है, ये हम बना रहे हैं 2s। अब इसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज। और उसके बाद जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फिर से ये क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी ये डेंसिटी। तो ये पॉइंट जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं है, इसको हम क्या नाम देते हैं, नोड का नाम देते हैं। 2s में कितनी नोड्स होती हैं, एक नोड होती है। इसी तरीके से जब हम 3s ऑर्बिटल पे आते हैं तो यहाँ पे भी पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के अराउंड ज़्यादा होएगी। जैसे हम दूर जाएंगे डेंसिटी क्या होती जाएगी, अब कम हो जाएगी। उसके बाद एक रीजन आएगा जहाँ पे डेंसिटी बिल्कुल नहीं होएगी, उसको हम नोड का नाम देंगे। फिर से डेंसिटी क्या होएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज के बाद फिर से डेंसिटी क्या होएगी, डिक्रीज। फिर से एक रीजन आएगा जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होएगी। उसके बाद फिर से डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी, और इंक्रीज के बाद फिर से क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। तो अगर हम इसको 3s ऑर्बिटल को देखते हैं तो इसमें हमारे पास कितनी नोड्स आती हैं, 1, एंड दिस इज सेकेंड 1। तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं 2 नोड्स आ जाती हैं। ये हमारे पास हो जाते हैं s ऑर्बिटल्स की शेप। s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप होती है। वो हमें किससे पता चलता है, प्रोबेबिलिटी कर्व से हमें पता चलता है कि इनकी शेप जो है वो कैसी है। और 1s 2s और 3s ऑर्बिटल्स में जो है डिफरेंस क्या होता है।
एस ऑर्बिटल्स के बाद हम नेक्स्ट आते हैं शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स अगेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। जब हम प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशंस करते हैं तो ये देखा गया है जब हम p इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो होती है ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, p इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम इन 2 लूप्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही लोब्स में होती है और वो दोनों लोब्स क्या होते हैं, ऑपोजिट टू ईच अदर। और इससे कौन सी शेप बन जाती है p ऑर्बिटल्स की, डम्बेल शेप। ऐसी शेप को क्या कहते हैं, डम्बेल शेप कहते हैं। और यहाँ पे एक प्लेन होता है ये वाला पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस ऑन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। एक प्लेन क्रॉस करेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या होती है, जीरो, उसको क्या बोला जाता है, नोडल प्लेन बोला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं फॉर p ऑर्बिटल्स l की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, 1। अगर l 1 है तो m की वैल्यू क्या होएगी, -1, 0 एंड +1। 3 वैल्यूज का मतलब है कि इनमें 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। p ऑर्बिटल्स में 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं इन द 3 कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z में। और इनको हम डेजिग्नेट कर देते हैं px, py और pz से इनको हम डेजिग्नेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन वेदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ओरिएंटेशन है वो x एक्सिस में है, y में है या z एक्सिस में है। तो इनको देखते हुए हमारे पास जो p ऑर्बिटल्स बनते हैं वो 3 बन जाते हैं। ये देखो किस तरीके से बनेंगे ये वाले। अगर हम ये 3 कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं z, ये y और ये x कोऑर्डिनेट्स, z, y एंड x। अगर पॉसिबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की जो है वो ज़्यादा होती है इन द, ये x है, इन द x एक्सिस ये कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की इधर है सिर्फ x कोऑर्डिनेट में 2 लोब्स में, तो इस p ऑर्बिटल को कहा जाता है px। इसको डेजिग्नेशन क्या दे देंगे, p के साथ क्या ऐड कर देंगे, x ऐड कर देंगे कि सिर्फ x एक्सिस में ही 2 लोब्स में इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की पॉसिबिलिटी है। और अगर पॉसिबिलिटी सिर्फ यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में ही 2 लोब्स में हो, ऑपोजिट लोब्स में, तो ऐसे p ऑर्बिटल्स को हम py कह देंगे। अगर पॉसिबिलिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की हमारे पास 2 लोब्स में है इन द z कोऑर्डिनेट, तो उस p ऑर्बिटल को हम डेजिग्नेशन दे देंगे pz। तो इस तरीके से एक्चुअल में p हमारे क्या बन जाते हैं, 3 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी शेल। लेकिन इन तीनों p ऑर्बिटल्स की एनर्जीज क्या होती हैं, सेम। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम, उनको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ऑल 3 p ऑर्बिटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी शेल, जैसे 2p के 3 ऑर्बिटल, 3p के 3 ऑर्बिटल ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी शेल हैव इक्वल एनर्जीज आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इनको क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये हमारे पास आ जाती है शेप्स ऑफ द p ऑर्बिटल्स, और इन शेप्स का नाम क्या है, डम्बेल शेप्स होती हैं। और p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3, बिकॉज 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, x एक्सिस में, y में और z में। उनके अकॉर्डिंग को डेजिग्नेशन दे देते हैं px, py एंड pz। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। फॉर d ऑर्बिटल्स l की वैल्यू क्या होती है, s के लिए 0, p के लिए 1 और d ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू होती है 2। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होएगी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो कितनी ओरिएंटेशंस यहाँ पे पॉसिबल होगी,
5 ओरिएंटेशंस यहाँ पे पॉसिबल है। और जब हम इनकी प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, तो हमारे पास ये शेप्स आ जाती हैं डी ऑर्बिटल्स की। ये शेप्स हमने ऐसे लर्न ही करनी है बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ हमने इसमें जो है एस ऑर्बिटल की वो जो पढ़ी है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस, और वो भी हमने कर्व्स पढ़े हैं जो हम प्लॉट करते हैं आर और साई स्क्वायर में, और उनसे हमें शेप का आइडिया मिल जाता है एस ऑर्बिटल्स की। इनके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस करके हमने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली क्या प्लॉट कर देनी है, इनकी शेप्स प्लॉट करनी है। तो हमारे पास 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हो रही हैं, और इनकी जब हमने कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि इनमें हमारे पास पॉसिबिलिटी जो है 2 लोब्स में है इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करने की, जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। वो कहाँ पे आ रहे हैं? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आ रहे हैं, इनके ऊपर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की। तो ऐसे डी ऑर्बिटल को हमने डेजिग्नेशन क्या दे रही, डी के साथ क्या लिख दिया, एक्स वाई। ये ऑर्बिटल कौन सा बन गया, डी एक्स वाई। अगर हम इसको ले लेते हैं जेड एक्सिस और ये ले लेते हैं वाई एक्सिस, और प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की इन एक्सिस के बीच में यहाँ पे 4 लोब्स में है, अगर यहाँ पे, तो ऐसे डी ऑर्बिटल को डेजिग्नेशन दे देंगे डी वाई जेड। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा थर्ड, इफ दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की प्रोबेबिलिटी जो है इन एक्सिस के बीच में इन 4 लोब्स में ही अगर है, तो ऐसे डी ऑर्बिटल्स की डेजिग्नेशन हो जाती है डी जेड एक्स आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स एक्सिस, और ये है हमारे पास वाई एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की पॉसिबिलिटी जो है इन एक्सिस के ऊपर ही है, यहाँ पर 4 लोब्स में इन एक्सिस के ऊपर यहाँ पर। तो ऐसे जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम डेजिग्नेट कर देते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इनको हम क्या डेजिग्नेट करेंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये चारों जो ऑर्बिटल्स हमारे पास बने हैं डी ऑर्बिटल्स, इनकी शेप होती है क्लोवर लीफ शेप। और एक फिफ्थ हमारे पास आता है, अगर हम इसको ले रहे हैं जेड एक्सिस और इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की प्रोबेबिलिटी जो है जेड एक्सिस पे ही 4 लोब्स में है, तो इसको हम डेजिग्नेट कर देते हैं डी जेड स्क्वायर से, और इसकी जो शेप है उसको बोलते हैं डोनट शेप। ये कौन सी शेप हो जाएगी, डोनट शेप हो जाएगी। तो ये हमारे पास है शेप्स ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है, 4 लोब्स में पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की। डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन कौन से 4 लोब से मिल रहे हैं, किस कोऑर्डिनेट्स पे मिल रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में अगर मिलेंगे तो डी एक्स वाई उसको कहेंगे, अगर y और z एक्सिस के बीच में होंगे तो डी वाई जेड कहेंगे। अगर z और x एक्सिस के बीच में 4 लोब्स में प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की, तो उस डी ऑर्बिटल को कहा जाता है डी जेड एक्स ऑर्बिटल। ये इसकी डेजिग्नेशन है। अगर x और y एक्सिस पे ही 4 लोब्स में पॉसिबिलिटी होएगी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की, तो उस डी ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करेंगे बाय डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, डी इनकी शेप है क्लोवर लीफ शेप। और एक हमारे पास फिफ्थ डी ऑर्बिटल आता है जिसमें जेड एक्सिस में ही 4 लोब्स होते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करने की पॉसिबिलिटी होती है, और इसको डेजिग्नेट करेंगे बाय डी जेड स्क्वायर, और इसकी जो शेप है दैट इज कॉल्ड द डोनट शेप। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसमें हमने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल्स की शेप्स पढ़ी हैं, और ये इनके कौन से डायग्राम से, बाउंड्री सरफेस डायग्राम से।